हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में कक्षा 8वीं का विषय आपका गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि ये आपका नई बुक है 2025-26 अध्याय 12 गुणनखंड। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न, ए वर्ग धन 2ab धन b वर्ग के बराबर क्या होगा। ये आपका जो सर्व समीका एक, ये आपका क्या है, सर्व समीका ए, इसके बराबर का होता है, इसके बराबर का a धन b पूरे का वर्ग। ठीक है, a धन b पूरे का वर्ग। अगला, निम्न में से कौन सा एक सर्व समीका है। इसमें का कौन है जो कि एक सर्व समीका। देखिए इसमें आपका सी जो ऑप्शन है ना, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए ऋण बी गुना ए धन बी, ये आपका क्या है, एक सर्व समीका। चलिए अब बोला है 8x धन 8 बटे का 8, इसका बोला है सरल रूप होगा। इसका सरल रूप, इसका जो आपका सरल रूप है ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा, x धन 1 होगा। क्योंकि देखिए ये दोनों का भाग है तो 8 से 8 ये भी कैंसिल, 8 से 8 ये भी होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसे अच्छी प्रकार से। देखिए ये दो यहाँ पर आपका होगा ना कि 8x बटे का 8 और ये भाग आपका दिया है, एक मिनट, और 8 बटे का 8, तो यहाँ पर देखिए 8 से 8 ये भी कट जाएगा, 8 से 8 ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा x धन 1, इसलिए ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि 8 जो दोनों के लिए न भाग में है इसलिए। x धन 8x धन 16 के बराबर क्या होगा। ये देखिए आपका जो एक सर्व समीका एक के अनुसार है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन भी होगा x धन 4 पूरे का वर्ग। ठीक है, ये इस पर आपका क्या है, हो जाता है। चलिए, एक आयत का क्षेत्रफल x वर्ग धन 8x धन 15 वर्ग इकाई है यदि इसकी चौड़ाई x धन 5 इकाई हो तो इसकी लंबाई क्या होगा। इसकी लंबाई पूछा है ना, आयत का क्षेत्रफल ये आपको दिया गया है। तो इसमें तो विद्यार्थी जैसा कि प्रश्न में क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई भी दिया गया है, तो इसका जो लंबाई होगा ऑप्शन डी x धन 3 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, दिए गए पदों में सार्व यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रश्न है, 2y, 24xy। तो सबसे पहले गुणनखंड निकालना है, 2y का गुणनखंड, गुणनखंड पहले निकालना है, तो यहाँ पर होगा 2 गुने y। उसी प्रकार 24xy का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने x गुने y। अब इसमें ध्यान दीजिए दोनों में उभयनिष्ठ कौन है। उभयनिष्ठ का मतलब कि ऐसा, देखिए यहाँ पर अंक जो कि दोनों में हो, तो देखिए 2 गुने y, तो इसमें आपका है उभयनिष्ठ। आप देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी देखिए y है, तो यहाँ पर भी y है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 2y होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया था, 21ab 49ab का वर्ग। चलिए सबसे पहले 21ab का गुणनखंड 3 गुने 7 गुने a गुने b, देखिए 7 तिया 21 हो गया ना, वही गुणनखंड का मतलब उसको तोड़ना। ठीक है, सरल रूप में। अब 49ab का हो जाएगा 7 गुने 7 गुने a गुने b का वर्ग। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इसमें देखिए 7, इसमें भी 7 है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी b, नीचे में भी, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 7ab होगा।
चलिए प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित का विभाजन करिए। ये जो आपको दिया है ना 12x ऋण 48 भागे में दिया है 6। तो चलिए इसका क्या बोला है, विभाजन करना है। विभाजन का मतलब भाग। चलिए तो इस प्रकार से भागा देना है 12x बटे का 6 और 48 बटे का 6, क्योंकि भागा में तो ये पूरे का ना भाग है इसलिए। ठीक है, जब ये भागा में तो पूरे का भाग होगा। अब इसे देखिए इस प्रकार से आपका हुआ 6 से 48, 6 अठी 48 और 6 दूना 12, यानी कि 2x ऋण 8। ये आपका क्या है, उत्तर होगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए ऋण 36 y पर घात 3 है y घन भागा 9 y का वर्ग। तो ये क्या है, इसको यहाँ पर इसको भाग कर देना है इस प्रकार से। अब देखिए 9 चौक 36, 4 बार में y से y ये भी आपका कट जाएगा, तो यानी निकल कर आएगा 4y। कितना बचेगा, 4y, क्योंकि देखिए 9 चौक 36, 4 बार में y से y ये भी कि कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल y, यानी कि 4y बचेगा। यहाँ पर ऋण होना चाहिए प्रिय विद्यार्थी, ऋण 4y होगा। ठीक है, ऋण 4y। इसी प्रकार इसे भी 8 6 दूना 12 इस प्रकार से कट करके, यानी कि आपने किस प्रकार सोल्व किए हैं इसी तरीके से आपको नोट करना है। अगला प्रश्न, गुणनखंड कीजिए। ये जो आपका दिया p का वर्ग धन 6p ऋण 16, तो इसका क्या है, गुणनखंड। चलिए तो इसको इस प्रकार p का वर्ग धन 8p ऋण 2p ऋण 16, इसको सबसे पहले क्या है, अभाज्य गुणनखंड, यानी बीच वाला जो है इसको क्या है, मध्य पद को 2 खंडों में तोड़ा गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे p। इसमें देखिए आपका p क्या है, कॉमन हो जाएगा ना, p कॉमन है, इसमें भी p है, इसमें भी p, तो p आपका कॉमन, और यहाँ पर केवल बचेगा p धन 8 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी 2 है, तो हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट में आपका p धन 8 होगा। अब हम लोग लिखेंगे p धन 8 एक बार ये वाला, फिर अगली बार लिखेंगे p ऋण 2, p ऋण 2, क्योंकि देखिए p धन 8 इसमें भी है, p धन 8 इसमें भी दिया है, तो इसको क्या केवल एक ही बार लिखेंगे और इसको एक बार फिर लिख देंगे p ऋण 2। यही आपका क्या है, आंसर। अगला प्रश्न दूसरा नंबर दिया था कि 5y का वर्ग ऋण 20y ऋण 8z धन 2yz। चलिए तो सबसे पहले इसे इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, इसमें और इसमें देखिए 5y आपका क्या है, दोनों में दिया है, इसलिए 5y क्या होगा, बाहर हो जाएगा, तो 5y और ब्रैकेट में आपका बचेगा y ऋण 4 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं 8z और इसमें 2yz, तो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन है 2z, इसमें भी z इसमें भी z, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, क्योंकि 8 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 होता है। ठीक है, इसलिए अब देखिए ये दोनों आपका कॉमन हो गया फिर से, तो इसको एक बार लिखेंगे y ऋण 4, अगली बार लिखेंगे हम लोग 5y धन 5 धन आपका 2z होगा। ठीक है, 2z, यही आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और भागफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि सबसे पहले m वर्ग ऋण 14 m ऋण 32 और धन में दिया है m धन 2। तो चलिए सबसे पहले क्या है, व्यंजक के गुणनखंड करना है, उसके बाद फिर भागफल ज्ञात करना।
स्टूडेंट, इसका हल इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, और ये रहा, इसका उत्तर आपका रहेगा एम ऋण 16। क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस ये पूरा आपका कट जाएगा तो केवल बचेगा एम ऋण 16, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो अब देखिए दूसरा प्रश्न, ये जो आपका प्रश्न दिया है 5pq कोष्टक में दिया है p वर्ग ऋण q वर्ग धन 2p कोष्टक में है p धन q। इसको इस प्रकार हम लोग हल करेंगे। ठीक है, यही आपका क्या रहेगा, उत्तर होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए p धन, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और p से p ये भी आपका कट जाएगा तो केवल बचेगा 5q और ये वाला कोष्टक में p ऋण q बटेगा 2, यही आपका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10, यदि x ऋण 1 बटेगा x बराबर 4 तो उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए x वर्ग धन 1 बटे x वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। इसको इस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी इसको भी वर्ग करना है और इसको भी। तो जब दोनों को वर्ग करेंगे तो इस प्रकार अब हो जाएगा बराबर का 16, क्योंकि 4 का वर्ग 16। उसके बाद देखिए आपके बुक में ज्यादा जगह नहीं दिया, इसलिए बीच में आपको एक रेखा खींच करके ये साइड आपको लिखना है लेफ्ट में। फिर x वर्ग धन 1 बटे x, इस तरीके से, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर निकल कर आएगा 18। इस प्रश्न का उत्तर 18 होगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। एक कॉपी की कीमत a धन 5 तथा हमने a धन 5 कॉपियां खरीदी। a के पदों में उसके द्वारा भुगतान की गई कुल धन राशि ज्ञात कीजिए। यदि इसका हल, सबसे पहले एक कॉपी की कीमत, आपको ये आपके प्रश्न में दिया गया है, एक कॉपी की कीमत a धन 5, कॉपियों की संख्या, भुगतान राशि भी इतना ही है a धन 5। तो अब दोनों को क्या करना है, गुना करना है। a धन 5 कोष्टक a धन 5, जब दोनों को गुना करेंगे a गुने a, तो a का वर्ग 5 गुने 5, 5 का वर्ग, इसी प्रकार से। ठीक है, और ये आपका जो है ना a धन 5, ये आपका सर्व समीका पर भी हो जाता है, ये सर्व समीका के अनुसार है। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से हल करेंगे। देखिए a का वर्ग धन 25 धन 10a। अब प्रश्न में कहा गया था a बराबर 3 रखने पर, यानी कि जहां जहां पर a है वहां पर क्या है, 3 रखकर अब इसे हल करना है। ये रहा a की जगह पर 3, फिर a की जगह पर 3। अब इसको सोल्व करेंगे। 9 धन 25 धन 30 बराबर का 64, यही आपका उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न 12, एक आयत जिसका क्षेत्रफल x धन 7x धन 12 वर्ग इकाई है और एक वर्ग जिसकी एक भुजा की माप x धन 4 इकाई है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। और x बराबर 10 के लिए दोनों आकृतियों आयत और वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना करिए। इसका हल, सबसे पहले वर्ग की भुजा,
आपको प्रश्न में दिया गया है वर्ग की भुजा x धन 4। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। ठीक है, तो उसी पर आपको भुजा आपको दिया है x धन 4, तो वही x धन 4 गुने x धन 4। अब इसको क्या है ना कि आपका सर्व समीका के अनुसार इसे बनाना है। ठीक है, तो x का वर्ग धन 16 धन 2 गुने 4 गुने x। ठीक है, ये आपका सर्व समीका के अनुसार हो गया। अब इसको हल करेंगे x वर्ग धन 16 धन 8x। चलिए ये तो आपका निकल गया वर्ग का क्षेत्रफल। अगला अब हमें ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल, जो कि x वर्ग धन 7x धन 12। अब प्रश्न में कहा है कि x जहां जहां पर x है ना, वहां पर आपको क्या करना है, x के जगह 10 रखने पर फिर इसे हल करना है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है ना कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो वही यहाँ पर हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल। जहां जहां पर x है वहां वहां पर x के जगह 10 का मान रखकर हल करना है। तो ये आपका निकल कर आएगा 182 वर्ग इकाई। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल ये है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 196। अब दोनों में क्या करना है, तुलना करना है, तो घटा देंगे। जब तुलना करने का आता है तो क्या करें, दोनों को घटा देते हैं। 196 में 182 को, तो ये आपका आएगा 14 वर्ग इकाई अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न 13। चलिए प्रश्न 13 45 कोष्टक में x का वर्ग ऋण 7x का घन धन 12x का वर्ग को 5x कोष्टक में है x ऋण 3 से भाग दीजिए। यानी इसको क्या करना है, इससे भाग देना है। ये जो दिया है इसको भाग देना है, तो हम लोग लिखेंगे ये वाला ही सेम यहाँ पर लिखना है। और बटे में आपको ये जो है, ये जो आपको दिया इसको क्या करना है, बटे में नीचे लिखना है 5x कोष्टक में x ऋण 3। अब इसको हल करना है। सबसे पहले मध्य पद जो दिया इसको क्या करना है, 2 पदों में खंड कर देना है। ठीक है, यानी 2 पदों में से तोड़ देना है। उसके बाद फिर इस प्रकार से आपको हल करना है। इसमें देखिए आपका क्या है कि x आपका कॉमन इसमें होगा, इसमें 3 आपका कॉमन हो जाएगा। तो देखिए x कॉमन, यहाँ पर 3 कॉमन हो गया, यानी 3 बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसे हल कर लेना है। एक बार इसको लिखेंगे x धन 4, फिर एक बार इसको लिखेंगे x ऋण 3, वही बात है। ठीक है, अब देखिए x ऋण 3 ये आपका कट जाएगा, तो अब हमारा बच जाएगा 5 से। देखिए ये आपका कट जाएगा 9 बार में, 9 × 5 = 45, x से x ये भी आपका कट जाएगा, यानी कि केवल आपका बचेगा 9x कोष्टक में x ऋण 4। ठीक है, ये आपका कट ही गया था, ये भी आपका कट गया था 9, तो यानी बच गया आपका 9x। ठीक है, चलिए प्रश्न दिया गया है व्यंजक 5p का वर्ग ऋण 25p धन 20 को क्रमशः भाजक p धन 1 p ऋण 1 p धन 4 p ऋण 4 द्वारा विभाजित कर बताइए कि किस भाजक द्वारा दिया गया व्यंजक पूर्णतः विभाजित है। आपको बताना है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, विभाजित करना है इससे, उसके बाद इससे, उसके बाद इससे। ठीक, देखिए ये जो आपको प्रश्न में दिया गया है, सबसे पहले इसी को क्या करना है, मध्य पद जो दिया है इसी को पहले आपको 2 पदों में तोड़ना है सबसे पहले। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे तोड़े हैं ऋण 5p ऋण 20p। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 5p दोनों में दिया गया है, इसलिए ये बाहर हो गया 5p, और आपका कोष्टक में बच गया है p ऋण 1। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए 20 आपका क्या है, दोनों में दिया है, इसलिए ये बाहर हो गया। कोष्टक में आपका केवल बच गया p ऋण 1।
अब देखिए पहले आपको एक बार ये वाला लिखना है p ऋण 1 और एक बार लिखना है 5p ऋण का 20। उसके बाद p ऋण 1 p ऋण 4 कोष्ट यहाँ पर आपका 5 हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार इसको जो है ना आपको क्या करना है, भागा देना था, विभाजित। तो हमारा निकल कर आ गया ये 5p ऋण 4, क्योंकि देखिए ये तो आपका कट गया ना, ये आपका कट जाएगा तो केवल बचेगा 5p ऋण 4 बटे का p धन 1। ये क्या होगा, ये विभाजित है, तो यहाँ पर लिखना है आपको हाँ। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, उसी तरीके से यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है इसको भागा देना है p धन 4 से। ये आपका विभाजित होगा ही नहीं, ये आपका विभाजित नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखना है नहीं। तीसरा p ऋण 4, ये आपका देखिए विभाजित है, p से ये आपका कट जाएगा तो केवल बचेगा 5 कोष्टक में p ऋण 1, ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए इस अध्याय का लास्ट प्रश्न क्रमांक 15। किसी आलेख कागज की शीट में से निम्न टाइलों को काट लीजिए। अब इन टाइलों को दर्शाए गए चित्र के अनुसार रंग लीजिए। इन टाइलों को व्यवस्थित करके एक वर्ग बनाइए। बोला गया है कि एक वर्ग बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये आपका वर्ग दिया गया जो कि नीले रंग का है। इसी को 4 भागों में बांटा गया है जो कि लाल रंग का 4 टाइलें बनाया गया है। और इसी को देखिए, इसी को जब हम लोग 4 भाग करेंगे 1 2 3 4, तो उसी में आपका हरा रंग का टाइल बनाया गया है। यानी इससे काट करके इससे बनाया गया है, फिर इसको काट करके हरा रंग का टाइल बनाया गया है। ठीक है, तो अब नीचे में कहा है इस प्रकार बने वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, साथ ही इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी जो बड़ा वाला जो आपका दिया है ना वर्ग, उसका क्षेत्रफल। चलिए तो इसका हल, वर्ग जो कि बड़ा वाला जो बॉक्स दिया था उसका आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और वर्ग में क्या है, चारों तरफ इसकी जो भुजा होती है वो क्या है, बराबर होता है। वर्ग की भुजा बराबर होती है, चारों भुजा। ठीक है, यानी जितना ये हो गया उतना ही ये, उतना ही ये वाला उतना ही ये। तो अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, तो गुना कर देंगे 4 गुने 4 16 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर होगा। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका ये समाप्त होता है। कमेंट में बताइएगा कि अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, और साथ में वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।